हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ बीसी के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस ग्रोथ। ये चैप्टर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, बट जो प्रीवियस मॉड्यूल थी अपनी जो स्टडी मटेरियल थी प्रीवियस, उसमें जो चैप्टर था वो बहुत लेंदी था। इस अभी जो अमेंडेड मॉड्यूल है उसमें ये चैप्टर का बहुत सारा पोर्शन जो है कम हो चुका है। जो एकदम बेकार सा था ना, पॉलिसीज़ के टाइप्स, किसने कौन सी पॉलिसी बनाई, वैसे सारे फालतू के जो एडिशनल क्या बोलते हैं लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो अभी हटा दिए गए हैं। अभी हमारे मॉड्यूल में एकदम जितने डिलीशन हुए हैं उसका 5% एडिशन हुआ है। बहुत कम एडिशन है जो बहुत ईजी भी है। तो हम लोग इस चैप्टर को एज अ रिविजन लेंगे। जो भी न्यू चीज़ है वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, जो भी पुराना है वहाँ पे हम लोग बस रिवाइज करके आगे बढ़ जाएंगे। इस चैप्टर को जब लेक्चर देख रहे हो तो आपके पास होनी चाहिए आपकी न्यू मॉड्यूल, अमेंडेड मॉड्यूल, ठीक है। और उसके बाद में आपके क्लास के जो नोटबुक थी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, न्यू मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली पढ़ते जाएंगे और पुराने मॉड्यूल मतलब हमारे नोटबुक में जो भी नहीं है वो या तो लिख लेंगे या तो मॉड्यूल में मार्क कर लेंगे, ठीक है। नोटबुक में जो भी एडिशनल है वो आप बाद में डिलीट कर देना। तो चैप्टर नंबर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस ग्रोथ, ये चैप्टर ऐसा था जो बोलता था कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। याद आ रहा है कुछ? एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं, 1991 से 92 के बीच में ये रिफॉर्म्स हुए थे। तो हम लोगों ने ये चैप्टर की शुरुआत जब की थी, मतलब तब हम लोगों ने देखा था कि एकदम एंशियंट टाइम पे पॉलिसीज़ के बारे में किन्होंने क्या क्या बोला था। याद आ रहा है क्या कुछ कि चाणक्य ने कुछ बोला था, कौटिल्य जिनको बोलते हैं चाणक्य, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र करके बुक है उसमें 2 पॉलिसीज़ देते, एक तो स्टेट का पॉलिसी एंड पब्लिक पॉलिसी। फिर उसके बाद में ग्रीक फिलोसोफर्स थे, अरिस्टोटल एंड ऑल, जो भी एट्सेट्रा, सोक्रेट्स, प्लेटो, इन्होंने पब्लिक पॉलिसी को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद में अशोका द ग्रेट थे, उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, ह्यूमैनिटी बेस्ड थी, है ना, पीस एंड हार्मनी। याद आ रहा है क्या कुछ? पीस एंड हार्मनी रिलेटेड जो क्या बोलते हैं उसको, पॉलिसीज़ बनाए थे अशोका द ग्रेट ने। फिर उनके बाद में आए थे कौन? उनके बाद में आए थे गुप्ताज, है ना, क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य तो आगे है, ठीक है। गुप्ताज जो थे उनके पॉलिसीज़ थे टैक्स, ट्रेड एंड वॉरफेयर, ठीक है। फिर उसके बाद में खिलजी, उनके पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट थे, टैक्स रिफॉर्म्स, बहुत ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करना, ऐसा था। अकबर के पॉलिसीज़ जो थे, टोडरमल जो वन ऑफ द नवरत्न थे अकबर के सभा में, उन्होंने पॉलिसीज़ किए लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड। ये थी हमारी हिस्ट्री। देखो इधर हम लोग मॉड्यूल से रीड करते जा रहे हैं साथ में, ठीक है। ये पूरा क्या बोलते हैं उसको, बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो हम लोग स्किप कर रहे हैं अभी। पॉलिसी फ्रेमवर्क देखो, हिस्टोरिकल स्केच क्या है, जो बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आने लायक है वो मैं आपको अच्छे से मार्क कराऊंगी। तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट छोड़ा है उसके पीछे मत पढ़ो, मतलब दैट पार्ट इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो उतना टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे देखो क्या बोला है, सबसे पहले तक्षशिला, वैशाली, नालंदा, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थे इंडिया में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है, उनके जो गुरु थे चाणक्य, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाए थे। जैसे अर्थशास्त्र में उन्होंने बोला था कि स्टेट क्राफ्ट के पॉलिसीज़ होते हैं या पब्लिक पॉलिसीज़ होते हैं, लिखा है ना नोटबुक में, याद है क्या। फिर ग्रीक फिलोसोफर्स थे, प्लेटो, अरिस्टोटल, इन्होंने बहुत सारा पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में डिस्क्लोजर दिया एडिशनल। अशोका द ग्रेट जो थे उन्होंने पीस एंड हार्मनी के बारे में पॉलिसीज़ बनाए। फिर उसके बाद में गुप्ताज जो थे उन्होंने टैक्स, ट्रेड एंड वारफेयर के बारे में बोला। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म्स बनाए, बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करो अपने पब्लिक से। अकबर द ग्रेट थे, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स बनाए, जो उनका टोडरमल था, लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ टोडरमल। ऐसे जो अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, डिकेड्स में अलग अलग लोगों ने टैक्स पॉलिसीज़, रिफॉर्म्स एंड ऑल पॉलिसीज़ जो है बेसिकली वो फॉर्म किए थे। उसके वजह से उनका बेस पकड़ के अभी इंडिया के जो पॉलिसीज़ बने हैं, हम लोगों ने ये मीनिंग्स देखे थे। ओलिगार्की, एक मोनार्की मतलब क्या होता है, ट्राइनी मतलब क्या होता है, सारे मीनिंग्स आपके नोटबुक में है, तो जस्ट रीड कर लो। अभी ये तो हमने जो देखा ना, दिस वॉज एंशियंट, मतलब बहुत ज़्यादा पहले का, लाइक 1900 के टाइम का, 1850 एंड ऑल में। फिर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे रूल करने, तब इंडिया के पॉलिसीज़ कैसे थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, आप लोगों ने लगान मूवी देखे है क्या? लगान मूवी में जैसे है कि ज़मींदारी सिस्टम थी, मतलब जो भी ज़मीन पे जो भी उग रहा है फसल, उसका
कितना तो भी परसेंटेज जो है वो लगान देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो लेके जाने का अपने क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटेन लेके जाने का, वहाँ पे वो पैसे यूज़ करने का, मतलब दैट मीन्स इंडिया का जो इकोनॉमी है वो वैसे का वैसे ही रह गया और ब्रिटेन जो है उसका इकोनॉमी बढ़ गया, समझा। तो दादा भाई नौरोब जी बोल के पर्सन थे, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने क्या किया, इनके एक बुक में ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया की इकोनॉमी कैसे चला रहे थे, इंडिया का पॉलिसीज़ कैसे बना रहे थे, उसके बारे में बोला है। जैसे पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें उन्होंने बोला है कि कैसे वेल्थ इंडिया से ब्रिटेन में ट्रांसफ़र हो रहा था। ज़मींदारी सिस्टम थी जहाँ पे मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटिशर्स के पास चले जाता था, एंड मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम थ्रू विच इट वाज पॉसिबल फॉर अ हैंडफुल ऑफ वेल्दी ब्रिटिश टू बिल्ड कंट्रोल, मतलब बहुत सारा पैसा जो है वो ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था और वो वेल्दी बन जा रहे थे और इंडिया के पास कुछ नहीं बच रहा था। समटाइम्स विद द असिस्टेंस ऑफ इंडियन, मतलब इंडियन पार्टनर्स भी ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे थे कुछ कुछ, जैसे जो अमीर लोग हैं ना वो अमीर बनते जा रहे थे, जो गरीब है ना उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया जस्ट फुलफिल द ड्यूटी ऑफ द पुलिस स्टेट, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ इंडियन बॉर्डर। बस उन्होंने अपनी जो ज़मीन है, इंडिया की जो बॉर्डर है उसकी रखवाली करने का काम किया, बाकी इकोनॉमिकली उन्होंने इंडिया को कुछ भी ग्रो नहीं कराया। और उनके जो पॉलिसीज़ थे वो इकोनॉमिक फ्रीडम को कर्ब करने वाले थे, मतलब दबा रहे थे इनडायरेक्टली, जिसके वजह से इंडियन पीपल जो है ना वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रहे थे, मतलब हार्म कर रहे थे वो इंडियन पीपल को पॉलिटिकली, ठीक है, अपना जो पॉलिटिक्स खेल के। ऐसा था प्री इंडिपेंडेंस इंडिया बिफोर 1947, मतलब जिसमें ज़मींदारी सिस्टम था। दादा भाई नौरोजी ने उनके बुक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया से पैसे लेके जा रहे थे ब्रिटेन में, और ज़मींदारी सिस्टम था तो मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद में जैसे इंडिया के कुछ लोग, गिने चुने लोग, ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे थे इस चीज़ में, और उसके बाद में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था इंडियन पीपल का, कॉमन पब्लिक का, इसके वजह से। और ब्रिटिशर्स ने इंडिया की बॉर्डर संभालने के अलावा और कोई भी काम नहीं किया था इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। फिर इकोनॉमी के बाद में क्या हुआ, देखो इंडिपेंडेंस के बाद में 1947 में क्या हुआ, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंस मिला हमको, इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। फिर उसके बाद में 1948 में जो है गवर्नमेंट का बेसिस क्या, फोर्स किस पे था, मतलब फोकस किस पे था, बिजनेस एंड इकोनॉमी की ग्रोथ करना इंडिया की, ठीक है, इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी अडेप्ट किया इंडिया ने अपने, याद रहे क्या, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट किया 1950 में। ये मार्क करते जाओ, हाँ, जो यहाँ पे मैं मार्क करा रही हूँ ये न्यू है ना, ठीक है। 1947 में इंडिपेंडेंट मिला। 1948 में इंडिया जो है, इंडिया की गवर्नमेंट फोकस कर रही थी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज़। फिर उसके बाद में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक्सेप्ट किया। 1950 में ही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्लानिंग कमीशन बनाया, पंचवार्षिक योजना जो बनाते थे, 5 ईयर प्लान बनाते थे प्लानिंग कमीशन। अभी प्लानिंग कमीशन है क्या? अभी प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब इसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग। नीति आयोग हैज़ रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। अभी 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था, उसके तहत पहला 5 ईयर प्लान, मतलब प्लानिंग कमीशन में फर्स्ट 5 ईयर प्लान दिया था 1951 में। और 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन हुआ, जिसके तहत इंडस्ट्री को प्रमोट करने का काम शुरू हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक सेकेंड, हाँ देखो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। 1948 में इंडिया का फोकस हुआ टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 1950 में इंडिया ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया, और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को भी अडैप्ट किया। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया,
फिर उसके बाद में 1956 में इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया, ठीक है। और अब जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है, प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग नीति का फुल फॉर्म क्या था, याद आ रहा है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। अब जो है 5 ईयर प्लान्स कौन बनाता है? नीति आयोग। पहले कौन था? प्लानिंग कमीशन। 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था, ठीक है। ये हुआ इंडिपेंडेंस के बाद में, क्या हुआ वो चीज़ें। फिर उसके बाद में 1991 में जो है इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का न्यू एरा आया, जिसके तहत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोशन मिला, इंडिया ने एडेप्ट किया। फिर उसके बाद में जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो अभी नियो लिबरल हो गई, मतलब लिबरल हो गई, ठीक है। इसकी वजह से प्राइवेट मार्केट मैकेनिज्म एड्रेसिंग प्रिवेंट सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्व हो गए। अभी यहाँ पे जो है मुझे बोलो इंडिया की इकोनॉमी कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट। तो 1950s में जो है इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड थी, अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में पहले जब इंडिपेंडेंस जस्ट हुआ था, मतलब बिफोर रिफॉर्म्स, एलपीजी के पहले, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के पहले गवर्नमेंट जो है वो अपने क्या बोलते उसको डिसाइड करती थी रेट्स एंड ऑल गुड्स के, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कंट्रोल था गुड्स के रेट्स पे, जो भी क्या बोलते हैं उसको, किस चीज़ का रेट क्या होना चाहिए वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग के हिसाब से रेट्स डिसाइड होते हैं। अब क्या होता है? मार्केट मैकेनिज्म, मतलब डिमांड एंड सप्लाई, पता है डिमांड एंड सप्लाई के कर्व्स जहाँ मिक्स होते हैं वहाँ पे प्राइस डिसाइड होती है, याद है ना? डिमांड एंड सप्लाई, उसको बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट में डिमांड क्या चल रहा है एंड सप्लाई क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइजेस डिसाइड होते हैं। फिर उसके बाद में तब जो है ना हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्लोज्ड थी, मतलब वहाँ पे ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड था, ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अलाउड था। फिर उसके बाद में जो विद इन इंडिया भी हमको अगर कुछ क्या बोलते हैं उसको बिजनेस करना है तो लाइसेंसिंग की नीड थी। इंडस्ट्रीज़ बनाना मतलब शुरू करना बहुत डिफिकल्ट काम था, क्योंकि रेड टेपिज्म, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था, ये सारी चीज़ें। तो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। अभी जो इंडिया है आफ्टर 1990, दैट मीन्स आफ्टर एलपीजी, इंडिया जो है वो हो चुकी है ओपन इकोनॉमी। हम लोग अभी एफडीआई अलाउ किए हैं बहुत सारे जगह पे, हम लोग अभी बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी प्रमोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, होल वर्ल्ड इज़ अ सिंगल मार्केट, ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है आफ्टर एलपीजी। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट जो है वो पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बहुत ज़्यादा थे। पब्लिक सेक्टर का मीनिंग पता है क्या? पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक है, गवर्नमेंट जो कंट्रोल कर रही है वो हुआ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। और प्राइवेट सेक्टर मतलब जो नॉर्मल पब्लिक बिजनेसेस कर रही है, ठीक है, जनरल पीपल जो बिजनेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो पहले जो है ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस था गवर्नमेंट का, और वो कंट्रोल कर रही थी बिजनेसेस को थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। आफ्टर 1990s प्राइवेटाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे पब्लिक, जैसे पहले गवर्नमेंट के पास 18 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब 18 एरियाज थे जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट काम कर सकती है, अभी उनको रिड्यूस करके सिर्फ 3 कर दिया गया। अभी सिर्फ ऐसे 3 एरियाज है जहाँ पे गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं उसको कंट्रोल है, बाकी सारे एरियाज जो है, बाकी 15 जो थे वो सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दिए हैं, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन हो गया बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का। फिर उसके बाद में पहले गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस एंड कंट्रोल्स रखती थी, अब लिबरल हो गई है, ठीक है, रेगुलेशन ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोलिए, देखो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो मिक्स्ड थी, डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर था बट मिक्स्ड इकोनॉमी। और यहाँ पे जो वर्ड गलत है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है अभी भी इंडिया की, अभी भी इंडिया की इकोनॉमी जो है मिक्स्ड ही है, बस पहले पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट था, अभी पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट नहीं है। तो ये करेक्शन है, चेक अपने इसमें चेंज कर लो। क्वेश्चन आया तो आपको लिखना है मिक्स्ड इकोनॉमी ही है इंडिया की अभी भी। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक प्लानिंग था, इकोनॉमिक मतलब प्राइस डिसाइड करने के लिए अभी मार्केट मैकेनिज्म है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस है वहाँ से प्राइस निकलता है। क्लोज्ड इकोनॉमी थी पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर रिफॉर्म्स, ठीक है, ओपन हो गई अभी, ग्लोबलाइजेशन हो गया। गवर्नमेंट जो है वो एक्वायरिंग कमांडिंग हाइट्स थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब गवर्नमेंट के पास कंट्रोल्स थे थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अभी जो है गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन बनाया है, प्राइवेटाइजेशन किया है बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का।
गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस रखती थी, कंट्रोल रखती थी, अभी लिबरल हो चुकी है, यही बोला है इसमें। ये आपके पास होमवर्क है, आपको बोलना है कि अपने पेरेंट्स को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछ के कि आपकी लाइफ 1970 में कैसी थी और अब 1990 में कैसी थी, मतलब आफ्टर एलपीजी एंड बिफोर एलपीजी लाइफ में क्या डिफरेंस था। जैसे ना 2 व्हीलर लेना है तो पहले बहुत ज़्यादा लोग सोचते थे 2 व्हीलर लेने के लिए, लाइक लाइसेंस मिलना एंड ऑल सब कुछ बहुत डिफिकल्ट था। आफ्टर एलपीजी आपको क्विक डिजिटलाइजेशन भी हो गया, आप लोग 2 व्हीलर लेना भी सस्ता हो गया, वैरायटी बढ़ गई 2 व्हीलर लेने में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है, ठीक है, गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये टोटली न्यू एडिशन है हमारे सिलेबस में कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट बनाती है वो क्या टाइप के होंगे, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है इसके बेसिकली है 5 टाइप्स, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कितने टाइप्स है? 5। कौन से? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग क्या है पता है क्या? जो भी गवर्नमेंट बजट सेट कर रही है, गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स ले रही है, टैक्स रिजिम, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारी चीज़ें, सब्सिडीज़ दे रही है गवर्नमेंट किसी को, मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, ठीक है। बजट रिलेटेड हो गया, टैक्स रेजिम हो गया, सब्सिडीज़ किसको किसको दे रही है, सारे जो डिसीजंस है इनको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज़। सेकेंड है मॉनेटरी पॉलिसीज़। मॉनेटरी पॉलिसीज़ का एग्जाम्पल क्या हुआ? आपको पता है आरबीआई जो है वो बैंक रेट, रेपो रेट डिसाइड करती है, उसके थ्रू वो कंट्रोल करती है मार्केट में कितना पैसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर याद आ रहा है क्या? ये सारे जो है गवर्नमेंट के टूल्स है, आरबीआई के थ्रू ये क्या करती है, मार्केट में कितना पैसा फ्लो हो रहा है ये कंट्रोल करती है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन दोनों को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। क्यों? अगर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के रेट चेंज किए, ठीक है, तो वो सारे सेक्टर के बिजनेसेस को अफेक्ट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में अगर गवर्नमेंट ने बैंक रेट चेंज किया तो सारे पर्सन्स को क्या बोलते हैं उसको, इसका इम्पैक्ट होगा, मैक्रो लेवल पे इम्पैक्ट होगा, सारे देश में जितने भी लोग हैं सबको इम्पैक्ट होगा ड्यू टू बैंक रेट में चेंज, है ना। मतलब मैक्रो का मीनिंग क्या बोला था हमने? लार्ज स्केल ऑफ पब्लिक इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री कौन सी है अफेक्ट करेगा। याद आ रहा है क्या? वो पेस्ले में देखा था पॉलिटिकल, लीगल एंड ऑल, तो एक लॉ चेंज किया तो सारे सेक्टर्स को अफेक्ट होता है। वैसे ही फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करने से सारे पब्लिक को फर्क पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। फिर आगे के जो 3 टाइप्स है वो है एग्रीकल्चरल पॉलिसी। एग्रीकल्चरल पॉलिसी मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो भी गवर्नमेंट कर रही है, जैसे सपोज नाबार्ड बनाया, ठीक है, ये स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर है। ऐसे जो भी गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है ओनली फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर, जैसे अभी वो फार्मर्स रिफॉर्म लेके आए, एग्रीकल्चरल पॉलिसी हो गया। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मतलब स्पेसिफिकली फॉर इंडस्ट्रीज, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट लेके आ गए, ये सारे, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लेके आ गए, है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये सारी चीज़ें जो भी इंडस्ट्रीज़ के लिए बना रही है गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली एमएसएमई इंडस्ट्री हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो भी पॉलिसीज़ बना रही है वो हो गई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में। फिर उसके बाद में फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, मतलब स्पेसिफिकली फॉर फॉरेन जो भी ट्रांजैक्शंस है जिसमें अदर करेंसी इन्वॉल्व है, जैसे एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, एफडीआई हो गया, उस रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ है वो भी हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का पार्ट है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे गवर्नमेंट ने फेमा एक्ट लेके आए इन द ईयर 1999। पहले कौन सा था एक्ट? फेरा था, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, अब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
1999 से, ठीक है। तो इन तीनों को बोलते हैं सेक्टर मैनेजमेंट, और ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड, ये स्पेसिफिक सेक्टर के पॉलिसीज है, मतलब स्पेसिफिक वो सेक्टर को अफेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैंने बोला कि एग्रीकल्चर जो भी कर रहा है उसको 50% सब्सिडी है, सपोज, ठीक है, जो भी लैंड परचेस कर रहा है, तो वो स्पेसिफिकली फॉर एग्री सेक्टर हो गया। अगर मैं बोल रही हूँ स्मॉल बिजनेसेस को मैं प्रमोट कर रही हूँ, दैट इज ओनली फॉर स्मॉल बिजनेसेस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया। अगर मैं फॉरेन ट्रेड मतलब FDI का रेट चेंज कर रही हूँ, दैट इज फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तो स्पेसिफिक सेक्टर के लिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज के बेसिकली टाइप है 5। फिस्कल, मॉनेटरी, फिस्कल एंड मॉनेटरी जो है वो लार्ज स्केल पे अफेक्ट करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। और बाकी जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये जो तीनों है ये स्पेसिफिक सेक्टर के लिए है, तो इसलिए उनको बोलते हैं सेक्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज के टाइप कितने हैं? 5। फिस्कल, मॉनेटरी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। बट फिस्कल एंड मॉनेटरी को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक और बाकी 3 को बोलते हैं सेक्टर मैनेजमेंट, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको लिख के रखो अपने टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में। पॉज करके लिख लो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज के टाइप्स क्या है? 5 टाइप्स है इकोनॉमिक पॉलिसी के। ये 5 टाइप दिख रहे हैं, फिस्कल, मॉनेटरी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड। इसमें से माइक्रो इकोनॉमिक है, फिस्कल एंड मॉनेटरी, सेक्टर मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग टाइप्स ऑफ ये देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये हमने पहले भी देखा था, अभी भी देख रहे हैं, अभी चेंज है, ठीक है। पहले का भूल जाओ, अभी मैं आपको फिर से फ्रेश बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये जो पॉलिसीज है ये बनाए गए हैं, इम्पैक्ट किस पे होगा? इंटेंडेड बाय इम्पैक्ट, मतलब इसका मतलब जो पॉलिसी बन रही है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके बेसिस पे इन पॉलिसीज को डिवाइड किया है, ठीक है। पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज के टाइप्स है 4। सबसे पहला है प्रोटेक्टिव पॉलिसीज। पहले के पॉलिसीज भूल जाओ, जो मैंने अभी तक पढ़ाया था वो भूल जाओ, ठीक है। दिस इज न्यू प्रोटेक्टिव पॉलिसीज। प्रोटेक्टिव, देखो हम लोग पहले का ही एक एग्जाम्पल कैरी करेंगे कि एक बच्चे को क्रिकेट खेलने में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वो अपने मम्मी को जाके बोलता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मम्मी क्या बोलती है? ठीक है खेल, बट तुझे चोट नहीं लगनी चाहिए, ऐसे सारा मतलब उसको हेलमेट एंड ऑल पहन के, ठीक है, प्रॉपर पैड्स जो रहते हैं हाथ पे पाँव पे वो सारे पहन के खेलने का, मतलब प्रोटेक्शन के साथ, मतलब जिसके वजह से बच्चे को हार्म ना हो, ठीक है। प्रोटेक्टिव पॉलिसीज मतलब एम क्या है कि प्रोटेक्शन मिले। सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिसी क्या है? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। मम्मी क्या बोलती है? ठीक है तू जा, बट इसकी वजह से तेरे पढ़ाई पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, तो तू पहले 4 घंटे पढ़ाई करेगा, फिर 1 घंटा क्रिकेट खेलेगा। मतलब कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रही है मम्मी स्टूडेंट को, वो बच्चे को, टू प्ले द क्रिकेट। पहले पढ़ाई करो फिर खेलो, ठीक है। रेगुलेटरी पॉलिसीज। रेगुलेटरी मतलब कंट्रोल करना, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव का मीनिंग मैंने क्या बोला कि मम्मी रेस्ट्रिक्ट कर रही है वो बच्चे को खेलने से, 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद तो खेल। रेगुलेटरी का मीनिंग क्या होता है कि रेगुलेशन लगा रहे, कंट्रोल कर रहे, मतलब 2 घंटे क्रिकेट खेल के आना है बस, उससे ज़्यादा टाइम नहीं। ऐसे रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, बट सिर्फ ऐसा है कि कंट्रोल कर रहे हैं उसका खेलने का टाइम या फिर खेलने की जगह या फिर खेलने के फ्रेंड्स। रेगुलेशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इतने फॉलो करके तुम खेल सकते हो। फिर 4th टाइप है फैसिलिटेटिव, जिनको बोलते हैं डेवलपमेंटल पॉलिसीज। मतलब क्या होता है कि मम्मी क्या बोल रही है, इतना अगर तेरे को इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में तो हम लोग तेरे को क्लासेस लगा के देंगे प्रॉपर, मतलब लाइक फ्यूचर बनाए तू इसमें, इतना अगर इंटरेस्ट है तो। समझा? फैसिलिटेटिव, उसको प्रमोट कर रहे हैं खेलने के लिए, ठीक है, उसका इंटरेस्ट जान के उसको प्रमोट कर रहे हैं खेलने के लिए। ऐसा ही गवर्नमेंट करती है अलग अलग पॉलिसीज़ बनाते टाइम पे। गवर्नमेंट जो है अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाती है। जैसे क्या होता था पहले, चाइना क्या करता था,
बहुत बड़े क्वांटिटी में इंडिया में चीज़ें लाके डंप कर देता था। मतलब डंप करना मतलब बहुत सारे क्वांटिटी में चीज़ें मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेचने का। इंडिया का ऑब्वियसली मार्केट बड़ा है, तो इसके वजह से क्या होता था, उसको मैन्युफैक्चर बहुत सारा क्वांटिटी करे तो सस्ता पड़ता है, और इंडिया में आके महंगा बेच रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता था, महंगा नहीं बेच रहे, इंडिया में आके भी सस्ता बेच रहे, क्योंकि इतना सारा बना रहे हैं। समझा तुमको? चाइना वाले इतना ह्यूज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो इंडिया में सस्ते रेट्स में देंगे रादर देन इंडियन पीपल जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे। इंडियन पीपल सपोज 5 रुपीज़ में कोई चीज़ बेच रहा है, तो चाइना वाले 3 रुपये में बेच रहे हैं, क्योंकि वो बल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, इंडिया की चीज़ें कोई खरीद रहा नहीं था, इंडियन पीपल ही चाइनीज़ आइटम पे ज़्यादा फोकस हो गया था। तो गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी है चाइना पे। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ मतलब अगर बल्क क्वांटिटी में लेके आ रहे ना, तो तुमको 5 रुपये में ही चीज़ बेचनी पड़ेगी। जितना इंडिया का रेट है, इंडिया में जितने रेट में बिक रहा है उतने रेट में तुमको पे करना है। तो 2 रुपये तुम्हारे पे एंटी डंपिंग ड्यूटी है, ठीक है। प्रोटेक्टिव पॉलिसीज़ मतलब क्या करना है, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स। इंडिया के जो डोमेस्टिक मार्केट है हमारा लोकल इंडिया का, उसको प्रोटेक्ट करना हजार्डस या फिर हार्मफुल अदर कंट्रीज़ के टैक्टिक्स से, या फिर विद इन इंडिया भी, ठीक है। इसका एग्जांपल हो सकता है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। इंडिया के क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, इंडिया के बिजनेस के प्रोटेक्शन के लिए मेक इन इंडिया के तहत कुछ उनको सब्सिडीज एंड ऑल मिली है। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। समझा? चाइनीज़ पीपल पे हमने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाया था, ताकि वो बहुत सारा बल्क में इधर लाके ना डंप करते, ठीक है। यहाँ पे जो इधर एग्जाम्पल है वो क्या बोल रहा है कि मिड 50s में, मतलब 1950 से 1980 के बीच में इंडिया ने जो बाहर के कॉरपोरेशंस है, इंडिया के बाहर के जो भी अदर कंपनीज है, उनको इंडिया में आने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, ताकि इंडिया का जो बिजनेसेस है वो ग्रो कर पाए, वो लोग उनको कंपटीशन ना दे इधर आके। समझा? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज का मीनिंग क्या होता है, रिस्ट्रेन फ्रॉम, रोकना, ठीक है। जैसे है ना, पहले MRTP एक्ट था, पता है क्या, मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन एंड ट्रेड पॉलिसीज, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये जो एक्ट था ये क्या करता था, इंडिया में कोई भी कंपनी मोनोपोली ना फॉर्म कर पाए। मतलब सपोज आइडिया एंड रिलायंस जियो, ठीक है, आइडिया एंड जियो 2 ही नेटवर्क अवेलेबल है, तो ये दोनों अगर मर्ज हो गए, जियो एंड आइडिया, तो अब क्या होगा, इंडिया में और कोई कॉम्पिटिटर बचेगा ही नहीं उनके पास। मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, सपोज एयरटेल एंड ऑल कोई नहीं है, सिर्फ जियो है एंड आइडिया है, अभी इन दोनों मर्ज हो गए, तो इंडिया में किसी भी पर्सन के पास ऑप्शन नहीं रहेगा इनका प्रोडक्ट लेने के अलावा। तो ये क्या करेंगे, बहुत हाई रेट में बेचेंगे अपना नेटवर्क या फिर जो भी नेट है। तो इससे क्या होगा कि मोनोपोली फॉर्म हो जाएगी और इंडियन पीपल का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस क्या करते हैं कि मोनोपोली ना हो, ठीक है। पहले के लोगों को ना, मतलब बिफोर LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री को मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि वो मोनोपोली नहीं फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अभी तो ये MRTP एक्ट जो है किसने रिपील कर दिया है, कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ इंडिया, जिसको कौन करता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन संभालता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहले का MRTP एक्ट जो है या फिर अभी का कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं, जो भी मोनोपोली फॉर्म कर रहे हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं मोनोपोली फॉर्म करने से। जो ऐसे बिजनेसेस जो कंपटीशन को कम कर रहे हैं, इंडिया का प्रिवेंट कर रहे हैं कंपटीशन को, उनको रोकते हैं, रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस, ठीक है। रेगुलेटरी मतलब टू एंश्योर डिसिप्लिन, टू एंश्योर डिसिप्लिन मतलब देखो, सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट के लिए कौन है जो रेगुलेशन करता है, सेबी। बैंकिंग सेक्टर को कौन रेगुलेट कर रहा है, RBI। फिर उसके बाद में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कौन कर रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर फॉरेन ट्रेड को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये जो लोग हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, ये क्या करते हैं, डिसिप्लिन लेके आते हैं उनके अंडर जो मार्केट में जो भी कंपनीज है या जो भी लोग हैं,
ठीक है, जो भी सेक्टर है उसको वो रेगुलेट करते हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को, ऐसे मतलब उनमें डिसिप्लिन लेके आते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। आरबीआई के जो भी पॉलिसीज है वो है रेगुलेटरी पॉलिसीज, सेबी के जो भी पॉलिसीज है वो है रेगुलेटरी पॉलिसीज, ठीक है। फैसिलिटेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज मतलब प्रमोट करने के लिए वीकर सेगमेंट्स को, टू प्रमोट, सपोर्ट एंड डेवलप वीकर सेगमेंट्स, जैसे मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई के लिए कुछ पॉलिसी बना रहे हैं, या फिर वो हमने देखा था कौशल योजना, है ना, मतलब जो भी यूथ है उनको वो कुछ स्किल्स सिखा रहे हैं, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, जो लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है, जो पढ़ाई में कुछ भी नहीं कर सकते, उनको स्किल्स सिखा रहे हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर कॉरपोरेशंस, ठीक है। मतलब फैसिलिटेट कर रहे हैं या फिर डेवलप कर रहे हैं जो वीकर सेगमेंट्स है, जैसे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम बोला मैंने, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट बोला, ठीक है। तो ये है गवर्नमेंट पॉलिसीज के टाइप्स, ये कैसे बनाए गए हैं, इम्पैक्ट क्या होगा उसके हिसाब से। प्रोटेक्टिव पॉलिसीज क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं इलीगल या फिर गलत एक्टिविटीज़ को। रेगुलेटरी पॉलिसीज क्या करते हैं, डिसिप्लिन लेके आते हैं बिजनेसेस में। फैसिलिटेटिव डेवलपमेंट पॉलिसीज क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, डेवलप करते हैं वीकर सेगमेंट्स इन द सोसाइटी को। पॉज करके लिख लो, पहले वाला पॉलिसीज हटा दो, दिस इज न्यू। चलो अभी हम लोग इसको पढ़ लेंगे। प्रोटेक्टिव पॉलिसीज, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, रेगुलेटरी पॉलिसीज। प्रोटेक्टिव क्या करते हैं, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बिजनेस सो दैट दिस में सस्टेन देमसेल्व्स एंड ग्रो, ठीक है। बिजनेसेस को ग्रो एंड सस्टेन करने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग मिड 50s एंड 80s रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में बाहर के मल्टीनेशनल्स को एंट्री के लिए रेस्ट्रिक्शन दिया था ताकि इंडिया के लोगों के लिए प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट क्रिएट हो। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज मतलब पुट अ कर्ब ऑन बिजनेस ग्रोथ, मतलब बिजनेस ग्रोथ को दबाव करते हैं या फिर कम करते हैं। बिकम डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड पब्लिक एट लार्ज, डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ अ फर्म इनटू मोनोपोली और अ डोमिनेंट पोजीशन माइट एंडो इट विथ इकोनॉमिक पावर, एंडो मतलब गिव इट इकोनॉमिक पावर such that it may exploit consumers with imposing on them higher price or compromise on quality. Erstwhile monopolies and restrictive trade practices act sought to check concentration of economic power. The act was subsequently repealed and now the Competition Commission of India looks into this aspect. पहले MRTP Act था, अब उसको Competition Commission of India ने repeal कर दिया है। Regulatory policies, while the freedom to carry business is fundamental, yet like coordination and control over traffic rules and game must be set. मतलब भले ही बिजनेस करने का फ्रीडम है, बट वो फ्रीडम पे भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए, कुछ क्या बोलते हैं उसको, रूल्स होने चाहिए। ये जो पॉलिसीज़ है जो इंस्टीट्यूशन को जगह पे लेके आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फंक्शनिंग प्रिवेल करवाते हैं, वो कौन है, इंस्टीट्यूशन सेटअप माइट कंप्राइज मिनिस्ट्रीज, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, अथॉरिटीज़ विद इन मिनिस्ट्री हो गया जैसे DGFT फॉर सम ऑटोनोमस एंटिटी। एज यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, मतलब 5th चैप्टर में हमने देख लिया है आरबीआई जो रेगुलेट कर रहा है मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट को। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन किसको रेगुलेट कर रहा है, कैपिटल मार्केट को, डेरिवेटिव मार्केट को। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी किसको क्या बोलते हैं उसको कंट्रोल कर रहा है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। Facilitative developmental policies are the ones which facilitate an activity. The conducive policies towards MSME, development of MSME, फिर उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ NSDC, ये सारे जो है फैसिलिटेटिव पॉलिसीज है। द इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस ग्रोथ ऑकर मोर इम्पोर्टेंटली विद रेफरेंस टू द पॉलिसी चेंजेस। We have already seen that economic policy framework of 1990s was intended to friendlier and private multinational businesses. Successive liberalization and dispensing of restrictive practices, dispensing मतलब कट करना, पॉलिसीज, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज को हटाना, मोर फेवरेबल क्लाइमेट फॉर बिजनेस ग्रोथ, इसकी वजह से बहुत अच्छा क्लाइमेट बना फॉर बिजनेस ग्रोथ। दस इफ लिमिट्स ऑफ फॉरेन कैपिटल, ठीक है, ये सारा चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, FDI को अलाउ करना वगैरह, ठीक है। हमारा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया। अभी ऐसे कुछ फैक्टर्स है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको, मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स है, जो भी पॉलिसीज बन रहे हैं इंडिया में मैक्रो लेवल पे, उनके इंडिकेटर्स, ठीक है, मतलब
इंडिया का ग्रोथ वगैरह सही से हो रहा है क्या, वो देखो एक्सप्लेन करते हैं। एक सेकेंड ना, कुछ मैक्रो वेरिएबल्स है जो इंडिया के पॉलिसीज़ को डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। सबसे पहला है जीडीपी। मुझे बोलो जीडीपी क्या चीज़ है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मत बोलना, इसका फुल फॉर्म नहीं जानना है मुझे, डेफिनेशन बोलो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो उसका एब्रीविएशन फुल फॉर्म है। जीडीपी मतलब टोटल वैल्यू ऑफ वैल्यू, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो इंडिया का जीडीपी बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? तो इंडिया के लिए अच्छा होगा। जीडीपी ऑफ कोर्स बढ़ना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया का जो डिमांड है वो बढ़ेगा, तो ही जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, वैल्यू सप्लाईज बढ़ेगा, और इसकी वजह से इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म आएगा, मतलब इकोनॉमी स्मूथली चलेंगी अगर जीडीपी बढ़ते रहा तो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। तो जीडीपी अगर बढ़ता है तो इंडिया के लिए अच्छा है। सेकेंड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। मुझे बोलो महंगाई अच्छी है या बुरी है? ज़्यादा महंगाई रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? इसका दो व्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, दो व्यूज़ हो सकते हैं। इन्फ्लेशन के ना दो टाइप्स होते हैं, डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइजेस बढ़ेंगे, मतलब डिमांड बढ़ रही है उसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? डिमांड पुल, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइजेस बढ़ रहे हैं एंड इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। डिमांड पुल कभी भी अच्छा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं। हाइपर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नॉट गुड, बट मॉडरेट जो है, मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है ना, डिमांड पुल अगर है, ठीक है, डिमांड पुल मतलब डिमांड बढ़ रहा है इसलिए प्राइजेस बढ़ रहा है, तो अच्छा है। कैसे अच्छा है? देखो, डिमांड बढ़ रहा है मतलब क्या? लोगों के पास पैसा है तभी वो डिमांड करेंगे चीज़ें। पैसा है मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, दैट मीन्स उनका परचेसिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है। लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर ज़्यादा रहना इज़ ऑलवेज गुड फॉर इकोनॉमी। तो डिमांड पुल मतलब लोग परचेसिंग पावर ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, एंड ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो उसके वजह से वो प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन विच इज़ गुड, जो मॉडरेट होना अच्छा है। कॉस्ट पुश मतलब क्या? इनपुट्स के प्रोडक्ट इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ गए, इसके वजह से आउटपुट के भी प्राइसेस बढ़ गए। समझा? जैसे एग्जाम्पल, अगर कपड़ा क्लोथ इंडस्ट्री, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, उसके वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्राइसेस मतलब कपड़े के प्राइसेस बढ़ गए। ये क्या हो गया? रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, इनपुट का प्राइस बढ़ गया, उसके वजह से आउटपुट का प्राइस बढ़ा। तो दिस इज कॉस्ट पुश, दिस इज नॉट गुड। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमको नहीं चाहिए, हमको डिमांड पुल इन्फ्लेशन चाहिए, वो भी मॉडरेट, ठीक है। तो डिमांड पुल मॉडरेट चाहिए, डिमांड पुल मॉडरेट रहेगा तो अच्छा है। कॉस्ट पुश नहीं, कॉस्ट पुश अच्छा नहीं है क्योंकि इनपुट्स का प्राइस बढ़ रहा है विच इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। बट डिमांड का बढ़ने की वजह से प्राइसेस अगर बढ़ रहा है, आपको पता है ना, सब डिमांड अगर बढ़ रहा है, सप्लाई उतना ही है, तो प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, डिमांड कैसे रहता है ना, डिमांड का कर्व ये है, ठीक है। डिमांड बढ़ रहा है बट सप्लाई उतना ही है, तो प्राइसेस जो है पहले इतना था अब इतना हो जाएगा, तो प्राइसेस बढ़ेगा। तो दिस इज गुड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, दैट मीन्स लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर है, लोगों के हाथ में पैसा घूम रहा है, ठीक है। थर्ड इंडिकेटर है हमारा, इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी हो गया। थर्ड इंडिकेटर इज टैक्स रेट्स। मुझे बोलो टैक्स रेट ज़्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है हमारे इंडिया के इकोनॉमी के लिए? टैक्स रेट्स हमेशा कम होना ज़्यादा अच्छा है। क्यों बोले तो अगर टैक्स गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर रही है तो लोगों का जो मेंटालिटी है वो ऐसा हो जाएगा कि मैं 50 रुपीज़ कमा रहा हूँ तो मुझे 30 रुपीज़ तो गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, मेरे पास 20 बच रहा है, मतलब इसकी वजह से जो लोग हैं वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो लोअर द टैक्स रेट बेटर फॉर द इकोनॉमी,
ठीक है। अगर कम टैक्स रेट है दैट मीन्स लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे बच रहे हैं, ठीक है। सपोज 100 रुपीज़ किसी ने कमाए, इसमें से 18 रुपये GST दे दिया, इसमें से 30 रुपीज़ टैक्स दे दिया, इनकम टैक्स, तो उसके पास बचेगा कितना, अप्रॉक्स 52 रुपीज़, है ना, 48 चले जाएगा। दैट मीन्स उसके पास आधा ही पैसे बच रहा है। वही अगर 100 रुपीज़ है, उसमें से GST का रेट अगर कम हो, लोअर हो, सपोज 12% है GST, ठीक है, और टैक्स रेट भी कम हो, 20 रुपीज़ हो, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे कंपैरेटिवली, है ना, 68 बचता है शायद, हाँ 68 रुपीज़। तो लोगों के पास डीमोटिवेशन रहेगा अगर टैक्स रेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा रहे वाला अच्छा नहीं है टैक्स रेट, लोअर द बेटर। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट रेट्स, मुझे बोलो इंटरेस्ट रेट, बैंक से जो लोन मिल रहा है उसका रेट ज़्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? कम होना अच्छा है। अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे, है ना, मतलब इंटरेस्ट रेट अगर कम है, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, 1 लाख रुपए ले रहे तो उस पर हमको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर 10% इंटरेस्ट है तो लोग लोन नहीं लेंगे, कम लेंगे, तो उसके वजह से लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, तो बिजनेसेस भी स्टार्ट नहीं होंगे न्यू, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन भी नहीं करेंगे। वही अगर लोअर रहेगा इंटरेस्ट रेट तो कॉस्ट ऑफ फंड कम रहेगा, तो लोग लोन लेके अपना बिजनेस सेटअप करके अच्छे से इकोनॉमी को मोटिवेट करेंगे, इकोनॉमी को बढ़ाएंगे आगे। तो एक इंटरेस्ट रेट हमेशा कम रहना चाहिए। फिर एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ना वो हमेशा मॉडरेट होना अच्छा है। अगर वो बहुत कम रहेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट तो एक्सपोर्टर्स जो है वो कभी एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं, और बहुत ज़्यादा रहेगा तो इम्पोर्टर्स इम्पोर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए एक्सचेंज रेट जो है मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब $1 इज इक्वल्स टू अगर 60 रुपीज़ है तो कोई भी लोग गुड्स एक्सपोर्टर्स जो है वो गुड्स बाहर भेजने के लिए रेडी रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास डॉलर मूव होंगे। वही अगर $1 इज इक्वल्स टू $1 इज इक्वल्स टू 0.5 रुपये रहा, सपोज बहुत कम रहा, तो कोई भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा, उसको इंडिया में ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं उससे, तो समझा। तो मॉडरेट एक्सचेंज रेट्स आर ऑलवेज गुड। तो 5 वेरिएबल्स है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जो इंडिया के पॉलिसीज़ कैसे है वो बताते हैं। इंडिया का GDP हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, इन्फ्लेशन मॉडरेट नहीं रहना चाहिए, बट डिमांड पुल इन्फ्लेशन, टैक्स रेट्स कम रहने चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम रहने चाहिए, एक्सचेंज रेट मॉडरेट रहने चाहिए। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है ये चीज़ कि मैक्रो वेरिएबल्स कौन से हैं और वो कैसे होने चाहिए, उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एंड वेरिएबल कौन से। 5 वेरिएबल्स है, GDP, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में भी डिमांड पुल को मॉडरेट होना चाहिए, टैक्स रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट्स। GDP राइजिंग होना चाहिए, इन्फ्लेशन डिमांड पुल है तो मॉडरेट होना चाहिए, टैक्स रेट्स कम होने चाहिए लोअर, इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए लोअर, एक्सचेंज रेट मॉडरेट होने चाहिए। याद कर लो ये चीज़, इसको हम लोग रीड करेंगे, पॉज करके लिख लो ऐसा। ये वाला चीज़ आपको समझा है ना। चलो अब इसको हम रीड करते हैं। यहाँ पे वही सारी चीज़ें बोली है कि GDP, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, ये 5 मोस्ट सिग्निफिकेंट मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स है। ये जो है GDP जो है वो हाई डिमांड एक्सपेक्टेशंस होता है। फिर उसके बाद में रेट ऑफ टैक्स जो है वो फिस्कल पॉलिसी, वो जनरली लोअर टैक्स रेट ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उसके बाद में मॉडरेट फॉर टू लो इन्फ्लेशन, मॉडरेट होना चाहिए। यही सारा वही वैसे फेंका पाके, डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें यहाँ पे बोला है देखो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इवन मॉडरेट मे नॉट बी कंडीसिव, मतलब मॉडरेट नहीं चाहिए हमको कॉस्ट पुल, डिमांड पुल हमको मॉडरेट चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखे। सबसे पहले तो जो पहले था वो अरिस्टोटल एंड ऑल वाला, ब्रिटिश क्या बोलते हैं उसको, एंशियंट टाइम्स में कैसे पॉलिसीज़ बनते थे, फिर ब्रिटिश के टाइम पे कैसे बनते थे, फिर इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस क्या था और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ। फिर उसके बाद में हमने देखा कि मिड 50s एंड मिड 90s में क्या डिफरेंसेस है। फिर हमने देखा पॉलिसीज़ के टाइप्स, इकोनॉमिक पॉलिसी के टाइप देखा, फिस्कल, मॉनेटरी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक एंड सेक्टर मैनेजमेंट में डिवाइड किया है। फिर पॉलिसीज़ के बेसिस, मतलब इम्पैक्ट के बेसिस पे पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, उसका देखा था, प्रोटेक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी एंड फैसिलिटेटिव, उसका मीनिंग देख लिए। फिर हमने ये भी देख लिया कि मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स क्या क्या है,
अभी बचा हुआ जो है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग ये सारा जो अभी तक हुआ है वो रीड करो, जो नहीं हुआ है वो हम लोग एक लेक्चर और लगेगा उसमें देख लेंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, रीड करो अच्छे से।